सोशल साइंस क्लास 9th इकोनॉमिक्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज ये फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम दे रहे हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फ्रॉम वेयर द कैपिटल इज अरेंज्ड, एग्जाम्पल द कंडीशन ऑफ 3 फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स यूज प्रोडक्शन इन। इस वीडियो में हम 4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले फार्मिंग में जो पूंजी की ज़रूरत होती है वो पूंजी कहाँ से आती है। उस पूंजी के अरेंजमेंट में 3 किसानों की स्थिति की तुलना की जाएगी और बड़े किसान अधिशेष उत्पादन कैसे प्राप्त करते हैं और उसका क्या करते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कृषि में पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग रिक्वायर ए लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पीछे हमने पढ़ा है कि कृषि भूमि सीमित है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उससे हम अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए हमें कृषि के आधुनिक तकनीकें, आधुनिक विधियाँ प्रयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन ये आधुनिक विधियों में हमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, हमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होती है। और पूंजी हमने पढ़ा है 2 प्रकार की पूंजी है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब कृषि के आधुनिक तकनीक में जो हम फिक्स कैपिटल हमें चाहिए, जो स्थायी पूंजी चाहिए, वो हमें किन किन चीज़ों के लिए चाहिए। द फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। जैसे हमें सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने हैं या कोई दूसरा इरिगेशन मीडियम यूज़ करना है, उसके लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, थ्रेशर खरीदने के लिए, कंबाइन मशीन या और दूसरा कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, उसके लिए हमें जो धन लगाते हैं वो हमारी स्थायी पूंजी के रूप में हमारे साथ रहता है। वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी के रूप में हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कृषि में हमें बार बार लगानी होती हैं, तो उसके लिए जो हम धन लगाते हैं वो वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी है। टू परचेज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स एंड पेमेंट्स ऑफ लेबर्स। रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए, HYV नई बीज खरीदने के लिए और कुछ श्रमिकों का भुगतान करने के लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से खेती में हमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों के लिए हमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम वेयर द कैपिटल इज अरेंज्ड, अब ये हमें पूंजी तो चाहिए, लेकिन ये पूंजी आएगी कहाँ से, धन कहाँ से आएगा। स्मॉल एंड पुअर फार्मर्स। First of all, we will look at the condition of small and poor farmers, how they will arrange the capital for this investment. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो छोटे और गरीब किसान हैं वो पूंजी कहाँ से लाएंगे। They have to borrow money to fulfill capital requirement. इस पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। कहाँ से उधार लेते हैं वो? They borrow money from the large farmers or from the local money lenders or from the traders of agriculture inputs, fertilizers, seeds, tools, etc. वो पैसा उधार लेते हैं या तो जो गांव के बड़े किसान हैं उनसे पैसा उधार लेते हैं, ये जो गांव के जमींदार हैं, या फिर जो कुछ बड़े व्यापारी हैं जो कि कृषि आगतों का व्यापार करते हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स, कृषि आगत मतलब कृषि में लगने वाली चीज़ें, जैसे फर्टिलाइज़र बेचते हैं, बीज बेचते हैं, इक्विपमेंट्स बेचते हैं, कृषि यंत्र बेचते हैं, तो उन बड़े व्यापारियों से भी वो लोग पैसा उधार ले लेते हैं। तो लेकिन इस सब के बदले में उनको क्या करना पड़ता है, उनको बहुत बड़ी मात्रा में ब्याज देना पड़ता है। द इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई, उनको बड़ी ऊंची दर पर ब्याज देना पड़ता है और साथ साथ जिनसे वो उधार लेते हैं उनकी कुछ गलत डिमांड्स को भी उन्हें पूरा करना पड़ता है, उनका शोषण, उनको एक्सप्लॉयटेशन उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये तो है कि स्मॉल पुअर फार्मर्स कहाँ से मनी अरेंज करते हैं। अब हम देखते हैं लार्ज फार्मर्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स अरेंज द रिक्वायर्ड कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग। जो बड़े किसान है या मध्यम किसान है उनको पैसा उधार नहीं लेना पड़ता, उनके पास अपनी ही कुछ बचत होती है, सेविंग्स होती है, जिससे वो पैसा अरेंज कर लेते हैं। हाउ द लार्ज फार्मर्स मेक सेविंग्स, ये बड़े किसान सेविंग कर कैसे लेते हैं, कहाँ से पैसा मिल जाता है इनको। लार्ज फार्मर्स मेक सेविंग्स फ्रॉम द सरप्लस प्रोडक्शन। अब हम जानते हैं कि बड़े किसान वे हैं जिनके पास भूमि की मात्रा ज़्यादा है, तो उनके पास जो उत्पादन होता है वो सरप्लस में रहता है, वो अधिशेष उत्पादन होता है और उस अधिशेष उत्पादन से ही वो ये सेविंग कर पाते हैं। दे ओन लार्ज फील्ड्स, सो द प्रोडक्शन फ्रॉम देयर फील्ड इज सरप्लस देन देयर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। बड़े किसानों के पास बड़े बड़े खेत होते हैं, उनके पास कृषि भूमि ज़्यादा होती है, इसीलिए उनका उत्पादन उनके उपभोग की आवश्यकता से ज़्यादा होता है। नाउ वी कंपेयर द कंडीशन ऑफ 3 फार्मर्स। अब हम 3 किसानों की स्थिति की तुलना करेंगे। हेयर सरप्लस प्रोडक्शन इज यूज्ड एज द कैपिटल गेन इन द ईयर। इस तुलना से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी कि जो अधिशेष उत्पादन है वह उत्पादन अगले वर्ष के लिए
पूंजी के रूप में रखा जाएगा। इस वर्ष जो अधिक उत्पादन हुआ, जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उसको वो अगले वर्ष पूंजी के लिए यूज़ करेंगे। प्रोडक्शन का मतलब उस उपज को नहीं, उस उपज को बेच के जो पैसा आता है उस पैसे को वो अगले वर्ष पूंजी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर द प्रोडक्शन विल बी ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। और ऐसा माना जाता है कि अगले वर्ष जो उपज होगी वो जितनी पूंजी हमने लगाई है उस पूंजी का दुगना होगी। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमें 3 किसानों की स्थिति को देखना है। पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी अधिशेष उत्पादन है, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, उसको पूंजी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसको पूंजी बना लिया जाता है और अगले वर्ष वो पूंजी जब खेती में लगाई जाती है तो वो उत्पादन उस पूंजी का दोगुना या डबल होता है। फार्मर 1, अब हम पहले किसान की स्थिति देख रहे हैं। यहाँ हमने 4 चीज़ें ली हैं। फर्स्ट नंबर पे ईयर, वर्ष बताया है। हम लगातार 3 वर्षों में स्थिति की तुलना करेंगे। सेकंड नंबर प्रोडक्शन, उत्पादन। उत्पादन के लिए कोई यूनिट नहीं ली गई है, नापने की कोई इकाई नहीं ली गई है। वो इकाई आप कुछ भी मान सकते हैं, किलोग्राम, क्विंटल, टन, आप कुछ भी मान सकते हैं। कंजम्पशन मतलब उपभोग, जितना उपज होती है उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो किसान अपने परिवार के लिए, अपने उपभोग के लिए रख लेता है। सरप्लस, सरप्लस मतलब है अधिशेष, जो अधिक हुआ उसको निकालने के लिए प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन, जितना उत्पादन हुआ उसमें से जितना हमने उपभोग कर लिया उसको निकाल दिया तो जो बचा वो हमारा अधिशेष उत्पादन है। कैपिटल, पूंजी, जो अधिशेष उत्पादन है उसी को हम हर बार कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारी पूंजी बन जाता है। जो बचा हुआ पैसा उपज है उसको पैसे में कन्वर्ट करके हम पूंजी मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुआ 100 यूनिट, कंजम्पशन है 40 यूनिट, तो यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होता है 60। 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। 60 यूनिट एक्स्ट्रा बचे हैं उस किसान के पास, वो 60 यूनिट को उसने कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, उसकी पूंजी बन गई अब वो 60 यूनिट। और पहले ही हमने देख लिया था कि जितनी हम पूंजी लगाते हैं उसका दोगुना उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन होगा 120 यूनिट, कंजम्पशन लगभग वही रहेगा, उपभोग वही रहता है 40 यूनिट। अब सब सरप्लस प्रोडक्शन बढ़कर हो गया 160 माइनस 40 इक्वल टू 80 यूनिट, 80 यूनिट एक्स्ट्रा हैं। तो अब इस साल कैपिटल हो जाती है 80 यूनिट। अब 80 यूनिट का डबल करेंगे तो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन बढ़ के फिर हो जाएगा 160 यूनिट, उपभोग अभी भी सेम है 40। तो अब एक्स्ट्रा या सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है 160 माइनस 40 इज इक्वल टू 120, 120 यूनिट एक्स्ट्रा हैं। और ये 120 यूनिट क्या हैं, ये कैपिटल बन गई हैं, ये पूंजी हैं। अब अगर हम आगे इस स्थिति को देखेंगे तो देखेंगे प्रोडक्शन बढ़ के 120 का डबल 240 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बड़ा किसान है फार्मर 1, इसकी स्थिति में हम देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, इसकी कैपिटल बढ़ती चली जा रही है और इस तरह से इसकी स्थिति में सुधार होता जा रहा है। Here in this table, the condition of a large farmer is shown. इस तालिका में एक बड़े किसान की स्थिति दर्शाई गई है। The consumption remain constant, but production increases due to increasing capital. उपभोग तो स्थिर रहता है लेकिन पूंजी में वृद्धि होने के कारण उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। In the first year, his surplus is 60, so his capital is 60. प्रथम वर्ष में पहले साल में अधिशेष उत्पादन 60 है, इसलिए पूंजी 60 है। नेक्स्ट ईयर द कैपिटल डबल्स इन द प्रोडक्शन, दैट इज़ 120। अगले वर्ष पूंजी डबल होकर उत्पादन 120 हो जाता है और इसीलिए सरप्लस 80 यूनिट है। सो इन द सेकेंड ईयर द कैपिटल इज़ 80, इसीलिए दूसरे साल में पूंजी 80 है। इन द थर्ड ईयर द प्रोडक्शन इज़ अगेन द डबल ऑफ कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर 160। तीसरे वर्ष में हम देखते हैं कि उत्पादन पिछले वर्ष की पूंजी की तुलना में डबल हुआ, यानी कि 80 का डबल 160। नाउ द सरप्लस इज़ 120। अब अधिशेष उत्पादन 120 हो गया और इसलिए पूंजी भी 120 है। सो द कंडीशन ऑफ लार्ज फार्मर इज़ इम्प्रूविंग रैपिडली। इस तरह हम देख रहे हैं कि इस बड़े किसान की स्थिति लगातार सुधरती चली जा रही है। फार्मर नंबर 2, अब हम एक दूसरे किसान की स्थिति देखते हैं। कंजम्पशन यहाँ पर भी सेम है 40 यूनिट, उपभोग उसका वही है, उसका परिवार भी लगभग उतना ही बड़ा है तो 40 यूनिट ही यूज़ करता है वो। प्रोडक्शन है 80। अब ये एक मिडिल क्लास फार्मर है, मतलब एक मध्यम प्रकार का किसान है जिसकी ज़मीन थोड़ा कम है। तो यहाँ उत्पादन 80 यूनिट हुआ जिसमें से 40 यूनिट इसने उपभोग कर लिया, सरप्लस हो गया यहाँ 80 माइनस 40 इक्वल टू 40। 40 यूनिट उसके पास अधिशेष उत्पादन है तो ये 40 यूनिट उसने कैपिटल बन गया, उसकी पूंजी बन गया। कैपिटल का डबल नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होता है तो अगले साल का प्रोडक्शन फिर से हो गया 40 का डबल 80। 80 में से फिर उसने 40 कंज्यूम कर लिया, फिर उसके पास सरप्लस बचा 40। अब उसकी पूंजी, इस साल की पूंजी भी उसकी 40 यूनिट है।
तो उसके नेक्स्ट ईयर फिर से प्रोडक्शन 40 का डबल 80, 80 में फिर उसने 40 यूज़ कर लिया। अब की बार फिर से सरप्लस प्रोडक्शन 40 है और कैपिटल भी उसकी 40 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दैट द कंडीशन ऑफ दिस फार्मर इज कांस्टेंट, नाइदर ही इज़ गेनिंग प्रॉफिट नॉर ही इज़ लूजिंग समथिंग, ना तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना वो कुछ लूज कर रहा है। Here in this table the condition of a medium farmer is shown। इस तालिका में हम एक मध्यम प्रकार के किसान की स्थिति देख रहे हैं। The consumption remain constant but production also remain constant due to same capital। यह हम देखते हैं कि उपभोग तो उसका स्थिर है, लेकिन यहाँ उसका उत्पादन भी स्थिर है क्योंकि उसकी पूंजी स्थिर है। जितनी वो पूंजी लगा रहा है उतना ही उसका उत्पादन हो रहा है। इन द फर्स्ट ईयर हिज सरप्लस इज़ 40 सो हिज कैपिटल इज़ 40। पहले साल में उसका अधिशेष उत्पादन 40 था, इसलिए उसकी पूंजी भी 40 थी। नेक्स्ट ईयर द कैपिटल डबल्स इन द प्रोडक्शन दैट इज़ 80। अगले वर्ष में उसकी पूंजी जो थी उसका डबल उत्पादन हुआ, तो 40 का डबल यानी कि 80 यूनिट उत्पादन हुआ। सो द सरप्लस इज़ 40, इसलिए इस बार भी उसका अधिशेष उत्पादन 40 ही बचा। सो इन द नेक्स्ट सेकेंड ईयर द कैपिटल इज़ 40, इसलिए दूसरे साल में भी उसकी पूंजी 40 रही, और हम जानते हैं कि पूंजी का डबल प्रोडक्शन होना है नेक्स्ट ईयर में। सो इन द थर्ड ईयर द प्रोडक्शन इज़ अगेन द डबल ऑफ द कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर 40। तो अगले वर्ष में तीसरे वर्ष में फिर से उत्पादन जो है वो 40 का डबल 80 ही हुआ एंड सरप्लस इज़ 40। अभी फिर उसके पास अधिशेष उत्पादन 40 बचा और उसकी पूंजी कितनी रही, वो भी 40 रही। सो द कंडीशन ऑफ मीडियम फार्मर इज़ कांस्टेंट। इस तरह हम देख रहे हैं कि एक मध्यम वर्गीय किसान की स्थिति स्थिर बनी हुई है। ही डज नॉट गेन एनी प्रॉफिट इन द फार्मिंग। उसे इस खेती से कोई लाभ नहीं हो रहा है, वो कोई मुनाफा नहीं कमा रहा है। ये ठीक है कि उसकी ज़िंदगी चल रही है, उसे कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन उसको कोई लाभ भी नहीं हो रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसकी फैमिली में तो उसको फिर कर्ज लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। फार्मर नंबर 3। अब एक तीसरे किसान की स्थिति हम देख रहे हैं जो एक बहुत छोटा किसान है, जिसके पास ज़मीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है। उसकी भी फैमिली उतनी ही बड़ी है, इसलिए कंजम्पशन उसका भी वही है 40 यूनिट। वो भी 40 यूनिट प्रयोग करता है, उपभोग करता है। अब उसकी ज़मीन का टुकड़ा क्योंकि छोटा है तो उसका प्रोडक्शन कम है, 60 यूनिट। अब 60 यूनिट उसने प्रोड्यूस करा, 40 यूनिट तो उसने कंज्यूम कर लिया, 60 यूनिट का उत्पादन हुआ, 40 यूनिट उपभोग हो गया, तो उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन बचा केवल 20 यूनिट। उसके पास कुछ कैपिटल बनता है 20 यूनिट, जो अधिशेष उत्पादन है वही पूंजी में कन्वर्ट हो रही है, तो केवल 20 यूनिट पूंजी है उसके पास। 20 का डबल करके नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कि उसका प्रोडक्शन केवल 40 यूनिट रह गया। उसका कंजम्पशन भी 40 यूनिट है, 40 यूनिट उगाता है, 40 यूनिट ही वो खर्च कर लेता है। तो अब उसका सेकेंड ईयर में उसके पास सरप्लस बचा जीरो, नील। उसके पास कोई अधिशेष उत्पादन नहीं है, इसलिए उसके पास पूंजी भी नहीं है, जीरो है। तो अब अगर वो कृषि करना चाहे तो अगले वर्ष में कोई उत्पादन नहीं होगा क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है, जीरो रहेगा, और उपभोग उसका अभी भी 40 रहेगा। सरप्लस प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा और कैपिटल माइनस, यानी कि अब अगर उसको आगे कृषि करनी है तो उसको कर्ज लेना होगा। कर्ज के लिए उसको ऊंची दर पर ब्याज देना होगा और इस तरह से उसकी स्थिति निरंतर खराब होती चली जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बिगड़ती चली जाएगी। Here in this table the condition of a very small farmer is shown। इस तालिका में एक बहुत छोटे किसान की स्थिति को दर्शाया गया है। The consumption remains constant but production decreases due to decreasing capital। यहाँ पर उत्पादन उसका घटता चला जा रहा है क्योंकि उसकी पूंजी घटती चली जा रही है, जबकि उसका उपभोग स्थिर है। इन द फर्स्ट ईयर हिज सरप्लस इज़ 20 सो हिज कैपिटल इज़ 20। पहले साल में अधिशेष उत्पादन 20 है, इसलिए पूंजी भी 20 है। इन नेक्स्ट ईयर द कैपिटल डबल्स इन द प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि अगले वर्ष में पूंजी का डबल उत्पादन होता है, तो यहाँ पर पूंजी 20 है तो उसका डबल 40, उत्पादन 40 यूनिट होता है। द सरप्लस इज़ जीरो हेयर। अब 40 यूनिट उसने प्रयोग उत्पादन किया, 40 यूनिट ही प्रयोग कर लिया, तो उसके पास अधिशेष उत्पादन या सरप्लस प्रोडक्शन जीरो हो गया है। सो इन सेकेंड ईयर द कैपिटल इज़ जीरो, इसलिए दूसरे वर्ष में पूंजी जीरो हो जाती है। बिकॉज द कंजम्पशन इज़ ऑल्सो 40, क्योंकि यहाँ पर 40 ही उसका उपभोग भी है। इन द थर्ड ईयर द फार्मर हैज़ टू बोरो मनी इफ़ ही वांट्स टू कंटिन्यू द फार्मिंग। अब तीसरे वर्ष में अगर वो व्यक्ति खेती करना चाहता है तो उसको पैसा उधार लेना पड़ेगा। नाउ फार्मिंग इज़ ए मैटर ऑफ लॉस फॉर हिम। अब कृषि जो है उसके लिए एक घाटे का सौदा बन गई है, एक नुकसान की बात बन गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि कैपिटल अरेंजमेंट करने के लिए जो लार्ज फार्मर या मीडियम फार्मर हैं उनकी कंडीशन बेटर है, और जो वेरी स्मॉल फार्मर हैं, बहुत छोटे किसान हैं, उनकी स्थिति सही नहीं है।
लार्ज फार्मर्स यूज सरप्लस प्रोडक्शन इन, बड़े किसान उस अधिशेष उत्पादन का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसा हमने ये 3 तालिकाएं देखी कि बड़े किसानों को काफ़ी लाभ होता है और उनका लाभ वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। तो इस तरह से जो उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है, अधिक धन वो अर्जित करते हैं, उसका प्रयोग वो कहाँ करते हैं, कुछ संभावित प्रयोग यहाँ दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज़ बाइंग वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग। दे इन्वेस्ट देयर मनी इन बाइंग द वर्किंग कैपिटल फॉर देयर फील्ड्स। मतलब वो अपने खेतों के लिए, अपने कृषि के लिए वर्किंग कैपिटल खरीदते हैं, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करते हैं। हम जानते हैं कि कार्यशील पूंजी का अर्थ है यहाँ पर वह पूंजी जो प्रतिवर्ष नए सिरे से लगानी पड़ती है, जैसे रासायनिक उर्वरक खरीदना, कीटनाशक खरीदना, बेहतर प्रकार के बीज खरीदना, बेहतर यंत्र उपकरण खरीदना। उसमें वो अपनी पूंजी को लगाते हैं जिससे उनका उत्पादन और ज़्यादा प्रतिवर्ष बढ़ता चला जाता है। गिविंग लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स एंड अर्निंग इंटरेस्ट। अपने उस अधिक धन का प्रयोग वो छोटे किसानों या भूमिहीन श्रमिकों को कर्ज देने में भी करते हैं। हमने देखा कि छोटे किसानों को अपनी कृषि करने के लिए उधार लेना पड़ता है और वो उधार लेने के लिए वो इन बड़े किसानों के पास आते हैं। या जो लैंडलेस लेबर हैं, जो भूमिहीन श्रमिक हैं, जो मजदूरी करके काम चलाते हैं, तो जब उनको कहीं मजदूरी नहीं मिलती या उनके परिवार में कोई समस्या होती है तो उनको धन की आवश्यकता होती है और वो तब इन बड़े किसानों से धन उधार लेते हैं। ये बड़े किसान उनको उधार धन देते हैं और ऊंची ब्याज दर उनसे कमाते हैं। स्टार्टिंग सम अदर साइड बिजनेस सच एज सम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इस धन का प्रयोग कुछ किसान कोई छोटा अन्य व्यवसाय प्रारंभ करने में भी कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग कुछ विनिर्माण इकाइयाँ लगा लेते हैं, जैसे राइस मिल, चावल की मिल लगा ली, जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, गुड़ उत्पादन इकाई लगा लेते हैं। तो इस तरह के कुछ छोटे कार्य करके वो अपना उत्पादन का लाभ उठाते हैं और इस प्रकार अपनी आय को वो बढ़ाते चले जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।